जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परिनालिका के बारे में। क्लास 12th का ये टॉपिक है फिजिक्स का। परिनालिका परिनालिका क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और साथ ही साथ परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत धारा के प्रवाह के कारण परिनालिका में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इसकी भी चर्चा करेंगे। अर्थात हम लोग प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि परिनालिका किसे कहते हैं। तो परिनालिका जो होता है वह समान व्यास की एक सघन बेलनाकार कुंडली होती है जिस पर अचालक कुंडलियों का जो है वह फेरा होता है, और जो अचालक कुंडलियों का फेरा होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही परिनालिका कहते हैं। और सबसे विशिष्ट बात ये होती है कि इसकी जो लंबाई होती है वो इसकी चौड़ाई से कम होती है। जैसे अगर ये परिनालिका है तो इस परिनालिका के समान व्यास, आप देख सकते हो कि ये अगर मार्कर है और इसको हम लोग मान लें कि ये एक परिनालिका है, तो परिनालिका का जो है वह समान व्यास है और समान व्यास का एक लंबा बेलनाकार जो है वो अचालक है, और इसी कुचालक पर जो है वह तार के फेरों की अनगिनत संख्याएं होती हैं। और इसकी जो चौड़ाई होती है इसकी लंबाई से क्या होती है, कम होती है। आप देख भी सकते हो कि इसकी लंबाई जो है वह अधिक है और इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। तो इस प्रकार से जो है वह परिनालिका को परिभाषित किया जाता है कि परिनालिका क्या होती है। तो परिनालिका फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि परिनालिका जो होती है वह एक कुचालक समान व्यास की बेलनाकार कुचालक पर जो है वह सघन लपेटे गए तारों की संख्या होती है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से क्या होती है, जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से कम होती है। उम्मीद करते हैं आपको परिनालिका के बारे में समझ में आ गया होगा। और परिनालिका की एक विशिष्ट बात यह होती है कि यदि परिनालिका पर तार के फेरों की संख्या अधिक से अधिक हो, अर्थात तार के फेरों की संख्या मतलब अगर ये परिनालिका है और इस पर तार के फेरों की संख्या हम क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं, तो इस परिनालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण इस परिनालिका के बाहरी किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको परिनालिका के बारे में समझ में आया होगा। और अब हम लोग देखेंगे परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। तो देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह एक परिनालिका है और इस परिनालिका की विशेषता यह है कि यह समान व्यास की एक सघन लपेटी गई अचालक कुंडलियों पर जो है वह तार के फेरों की संख्या है, और इसकी जो चौड़ाई है वह इसकी लंबाई से क्या है, कम है। और एक विशिष्ट बात ये ध्यान दीजिएगा कि जब इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण इसके बाह्य बिंदु पर अर्थात CD वाले एरिया में जो है वह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। यानी CD वाले एरिया पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि यह परिनालिका का बाह्य क्षेत्र है। और जब हम इसमें विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समरूप होता है। लेकिन समरूप कहाँ होता है, तो इस परिनालिका के अंदर। और इसी परिनालिका के अंदर जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस स्थिति में हमें इसी परिनालिका के अंदर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इस फिगर का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि माना कि चित्र में एक परिनालिका को दर्शाया गया है। माना कि चित्र में एक समान व्यास की लंबी परिनालिका है। आप देख भी रहे हो कि इसमें जो है वह समान व्यास की एक लंबी परिनालिका है और जिसकी लंबाई हम मान लेंगे, इसकी लंबाई कितनी हम मान सकते हैं, तो इसकी लंबाई को हम L मान लेंगे, जिसकी लंबाई L है, जिसकी लंबाई क्या है, तो जिसकी लंबाई L है। और जब इस परिनालिका में ये विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वह इसके अंदर एक समान रूप से व्यवस्थित रहता है, अर्थात एक समान रूप का समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लिखेंगे परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र अर्थात एक समान चुंबकीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मीन्स समरूप चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के अंदर उत्पन्न होता है। तो अब आप खुद बताइए कि यदि समरूप चुंबकीय क्षेत्र इस परिनालिका के अंदर उत्पन्न होता है जब विद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें कहाँ ज्ञात करना है, बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः हमें बिंदु P पर
अतः हमें कहाँ ज्ञात करना है, तो अतः हमें बिंदु P पर धारा प्रवाहित होने के बाद परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो जब धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने के बाद ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो धारा प्रवाहित करने के बाद जो है वह बिंदु P पर धारा प्रवाहित होने के बाद परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हमें ज्ञात करना है। अर्थात परिनालिका में जब हम लोग विद्युत धारा प्राप्त कर देंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद जो है वह कितना चुंबकीय क्षेत्र, जो समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस परिनालिका के अंदर, तो उसी परिनालिका के अंदर एक बिंदु P है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, उसका परिमाण क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो वही हमने लिखा है कि धारा प्रवाहित होने के बाद परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अगर हम देखें तो एम्पियर के परिपथीय नियम से एक लंबे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ के अंतर्गत उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। तो हम लिखेंगे अतः एम्पियर के परिपथीय नियम से, किसके, एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या हो जाएगा, तो एम्पियर के परिपथीय नियम से आपको भी पता है कि समाकलन BdL करेंगे तो समाकलन BdL बराबर क्या होगा, μ0 और इंटू आई हो जाएगा। तो समाकलन BdL का मतलब क्या हो गया कि किसी बंद परिपथ के अंतर्गत जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है उस उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का μ0 गुना होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो ये हो जाएगा BdL। अब इस प्रकार से ये जो आई है वह इस पूरे परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा के मान को व्यक्त करता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जहाँ आई जो है, जहाँ आई क्या है, तो जहाँ आई पूरे परिनालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान है। तो अब आप खुद सोचिए कि यदि पूरे परिनालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान आई है तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या है, आई है, तो इस स्थिति में अगर हम कुल प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत धारा आई का मान निकालें तो इस पूरे परिनालिका की लंबाई कितनी है, L है, और इसमें फेरों की संख्या कितनी है, N है, और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। तो I बराबर क्या हो गया, NLI। यानी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समाकलन BdL बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, इसलिए समाकलन BdL बराबर हम लिख सकते हैं μ0। तो हम लिखेंगे यहाँ पर μ0, और ये देखिए I की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, NLI। तो ये हो जाएगा NLI। अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो रहा है कि ये NLI कैसे हो गया, तो आप खुद देखिए कि इस परिनालिका की लंबाई हमने क्या माना है, तो इस परिनालिका की लंबाई हमने माना है L, और जब इस परिनालिका की लंबाई L है तो इसमें फेरों की संख्या कितनी है, फेरों की संख्या है n, और इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी है, I। तो कुल विद्युत धारा कहाँ से कहाँ तक प्रवाहित होगी, और यह तार ही न है और इतना ज़्यादा लपेट दिया गया है, एकदम गुत्थम गुत्थी है। तो यहाँ से ये विद्युत धारा जाएगा तो ऐसे ऐसे घूमते 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 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो कुल विद्युत धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, तो आप देखिए ये विद्युत धारा यहाँ से लेकर के जितनी परिपथ की लंबाई होगी जो उस पर क्या किया गया है, लपेटा गया है, तो वही ना लंबाई में n का गुणा करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का कुल मान हो गया, ठीक है। अब समाकलन BdL जब करेंगे तो ये μ0 और आई की जगह पर क्या हो जाएगा, NLI। तो अब देखो ये तो एम्पियर के परिपथीय नियम से निकल गया कि इस परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है। अब इस चित्र के अनुसार जो है हम लोग, इस फिगर के अनुसार जो है वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ क्या बोलेंगे इसको, परिनालिका को क्या बोलेंगे, बताए थे ना, सोलेनॉइड। तो ये सोलेनॉइड में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं, अब उसका मान अकॉर्डिंग टू फिगर निकालेंगे। तो लिखेंगे चित्र से क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो चित्र से समाकलन BdL चाहिए ना, तो समाकलन BdL बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए समाकलन BdL बराबर A से B और BdL होगा ना जी, और प्लस B से C, तो ये हो गया B से C
और ये क्या हो गया बी डी एल, और प्लस सी से डी, तो सी से डी करेंगे तो क्या होगा बी डी एल, ये भी हो गया बी डी एल, और प्लस डी से कहाँ आएगा, डी से आएगा ए, तो ये हो गया डी से ए और बी डी एल। क्लियर है इतना। अब बताओ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। क्लियर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। क्लियर है। अब इसी फार्मूला का यूज करेंगे तो समाकलन बी डी एल बराबर क्या हो जाएगा, आप खुद देखिए। तो ए का वर्क ये और बी का वर्क ये कर रहा है, यानी कि ए का वर्क जो है वो क्या कर रहा है वेक्टर बी, और बी का वर्क क्या कर रहा है डी एल। तो ये अब क्या हो जाएगा बी डी एल कॉस थीटा। तो हम इसके लिए रखेंगे ए से बी और बी डी एल कॉस थीटा प्लस बी से सी बी डी एल कॉस थीटा और प्लस सी से डी बी डी एल कॉस थीटा, और फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा डी से ए बी डी एल कॉस थीटा। अब आप देखिए ये तो ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी बराबर हो गया ए बी कॉस थीटा, तो इसी से हमने क्या कर दिया बी डी एल था तो हमने कर दिया बी डी एल कॉस थीटा बी डी एल कॉस थीटा। लेकिन आप खुद देखिए कि अगर ये ए बी की बात की जाए तो ए बी में कितना एंगल है, ए बी में जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है, और बी सी में कितना बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, फिर सी डी में कितना बन रहा है एंगल 0 बन रहा है, और डी से ए तक कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। देखिए डी से ए तक कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो अब हम जहाँ जहाँ बी सी है और जहाँ जहाँ ए डी है वहाँ पर 90 डिग्री लेंगे, और जहाँ जहाँ ए बी है और जहाँ जहाँ सी डी है वहाँ पर हम 0 डिग्री लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए ये ए बी है तो ए से लेकर के बी तक वाले में मान क्या है, ए से लेकर के बी तक वाले में मान, तो ए से लेकर के बी तक वाले में मान 0 है, तो हम ये कॉस थीटा की जगह पर रख देते हैं कॉस 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बी से सी तक में कितना है 90 डिग्री, तो बी से सी में जो है वो हम रख देंगे कितना 90 डिग्री, और सी से डी में कितना है, तो सी से डी में तो इस परिनालिका से बाहर में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो जो कोण है वो तो 0 है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र स्वतः ही 0 हो जाएगा क्योंकि वो परिनालिका से बाहर का एरिया है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र जब 0 हो जाएगा तो सी से डी में हम 0 रख दिए और बी डी एल कॉस 0 डिग्री रख दिए, बी का मान क्या हो गया 0 हो गया, यानी वो पूरा 0 हो जाएगा जब गुणा हो जाएगा तो। और ए से डी में अगर मान देखें तो ए से डी बोले या डी से ए बोले, यहाँ पर कितना है 90 डिग्री, तो अब ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा अब क्या मिलने वाला है ये देखिएगा। तो समाकलन बी डी एल बराबर क्या मिलेगा, तो समाकलन बी डी एल जो मिलेगा वो हमें मिलेगा ए से बी, और ये क्या हो जाएगा बी डी एल, और कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान ध्यान दीजिएगा कॉस 0 का मान होता है 1, तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप देख सकते हो थोड़ा लिखने में परेशानी हो रहा है, इसको फिर से जो है वो हम बताते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम इधर कैलकुलेशन करके बताते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, और अब हम लोग इधर देखेंगे इस साइड में जो है वो कैलकुलेशन करेंगे इसके आगे का। ठीक है, तो अब देखिए परिनालिका को नहीं मिटाएंगे, परिनालिका जो है वो सामने रहेगा तो ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, और समझ में क्यों ना आए भाई, हम समझा रहे हैं, फिजिक्स समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, और हम समझाएं और आपको ना समझ में आए हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं सर फिजिक्स तो आप पढ़ा देते हैं एकदम पानी की तरह लगता है, यानी कि पानी की तरह बहता है, एकदम अच्छे से समझ में आता है। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है बी डी एल है, तो ये हो जाएगा समाकलन बी डी एल इज इक्वल टू ए से बी, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी, और बी डी एल कॉस 0 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा बी डी एल, और कॉस 0 का मान अभी मैंने क्या बताया 0 होता है, तो सॉरी कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी, और ये हो जाएगा बी डी एल, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, और प्लस ये देखो ये तो पहले से ही 0 है क्योंकि ये सी से डी जो पॉइंट है वो क्या है इस परिनालिका में बाहर है, तो ये हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब 0, और फिर देखो ये क्या है ए से डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए से डी है ये, तो ये क्या हो जाएगा ए से डी, और बी डी एल है तो ये हो गया बी डी एल, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। अब हमें फाइनली क्या मिला ये देखिए, तो ये मिला हमें समाकलन बी डी एल इज इक्वल टू बी डी एल है तो ये हो जाएगा ए टू बी बी डी एल, तो ये हो गया बी डी एल प्लस ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 के बाद ये प्लस में है तो ये भी 0 हो गया। फाइनली हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन बी डी एल इज इक्वल टू ये क्या मिलेगा ए टू बी और बी डी एल,
और ये सब क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो a टू b BDL है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इंटीग्रेशन BDL सेम टू सेम रहेगा और ये b को बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, a टू b DL। अब देखो DL क्या है, अल्पांश भाग है, तो इस अल्पांश भाग का जब a से लेकर के b तक लिमिट अगर हम समाकलन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा, L मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन BDL इज इक्वल टू b और इंटू a टू b DL का वैल्यू कितना हो जाएगा, L। तो हमने रख दिया L, क्योंकि इस परिनालिका की लंबाई कितनी है, L है, और ये परिनालिका की लंबाई के बराबर ही तो बिंदु A से लेकर के बिंदु B तक के बीच की दूरी है, तो वो हमने लिख दिया L। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो गया इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो वैल्यू है ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का जो है वो हम लोग कंपेयर कर देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम उस साइड में जो है वो कैलकुलेशन करके बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशन यहीं पर रहने देंगे और कंपैरिजन करके आपको दिखाते हैं कि वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब कंपैरिजन करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो ये देखिए, ये है इसका LHS और ये भी इसका क्या है, LHS है। क्लियर है, ये LHS है। तो अब जब ये LHS है तो इसका RHS आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अब ये B इंटू L है और ये μ0 NLI है, तो ये हो जाएगा μ0 NLI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू L। तो ये हो गया B इंटू L। अब देखो ये क्या होगा, ये B बराबर अब हम क्या लिख सकते हैं, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा μ0 NLI और बटा में क्या हो जाएगा, ये L है, तो L इधर गुणा में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, भाग में, ये कट गया। तो B बराबर अब हमें क्या मिला, μ0 NI मिला ना, μ0 NI। तो ये जो B बराबर μ0 NI है वह एक परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है, लेकिन ये जो N है वह N क्या है, ये स्मॉल n है। तो यह परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में, परिनालिका के प्रति एकांक लंबाई में कुंडलित किए गए फेरों की संख्या है। यदि मान लिया जाए कि प्रति एकांक लंबाई केवल इतनी है तो ये इतने ही फेरों की संख्या की बात की जा रही है। अगर कुल फेरों की संख्या मान लिया जाए कि कैपिटल N है, मान लिया जाए, माना कि कुल फेरों की संख्या, माना कि कुल फेरों की संख्या कैपिटल N हो, तो जब कैपिटल N हो तो कुल फेरों की संख्या में पटलित किए गए जो ये तारों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो N बराबर हो जाएगा NL। तो हमें किसका मान चाहिए, स्मॉल n का, तो इसलिए स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N यहीं रहेगा और ये L गुणा में है तो इधर आकर के भाग में, तो ये हो जाएगा N बटे में L। तो अब ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना हो जाएगा, तो अब ये उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान हो जाएगा μ0 और इस स्मॉल n की जगह पर क्या रखेंगे, कैपिटल N बटा में L। तो ये हो जाएगा कैपिटल N और बटा में L और इनटू I। तो इस तरीक़ा से अगर हम देखें, या इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें क्या मिला, हमें मिला B बराबर μ0 NI बटा में L। क्या मिला हमें, B बराबर μ0 NI बटे में L मिला। अब ये जो B बराबर μ0 NI बटे में L मिला है, यह इस परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो स्किप नहीं किए होंगे, वीडियो अंत तक देखे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग स्किप कर दिए होंगे तब तो भाई मिस्टेक है, और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, अच्छे से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। आप हमसे यूँ ही जुड़े रहिए, हम एक एक टॉपिक जो है वो डेली जो है वो आपको बताते जाएंगे, यूट्यूब वीडियो बना करके और अपने चैनल पर अपलोड करते जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया हो, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और एक एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।